जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। साथियों, अगर आप भी सैनिक या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में ऐसे मुद्दों पर बात होगी जो सभी सैनिकों व पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो के मुद्दे होंगे सर्कुलर नंबर 568 का एरियर, एंट्री लेवल पे, OROP-2 की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बारे में। इसके अलावा OROP-3 के बारे में बात होगी और इसके अलावा अन्य कुछ मुद्दे होंगे जो भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित हैं। सैनिक भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो सैनिक भाइयों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। और इस सर्कुलर का सब्जेक्ट था 1/1/2006 से पहले आए हुए जेसोज OR की पेंशन का रिवीजन करना, क्योंकि 1/1/2006 को 6th पे कमीशन आया था और उससे पहले जो जेसोज OR पेंशन ले रहे थे तो उनको कई चीज़ें अलग से लागू करी गई थी। उससे पहले जो पेंशन का फार्मूला था वो अलग था। उसके बाद 1/1/2006 के बाद में पेंशन का फार्मूला चेंज हो गया। 1/1/2006 के बाद पेंशन की गणना अलग फार्मूले से की गई और 1/1/2006 से पहले वालों की पेंशन की गणना अलग फार्मूले से की गई। और प्री 2006 वालों को जिस फार्मूले से पेंशन दी जाती थी उस फार्मूले से पेंशन कम बनती थी, और आफ्टर 2006 वालों को जिस फार्मूले से पेंशन दी गई तो उस फार्मूले से पेंशन ज़्यादा बनती थी। और इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो एरियर के रूप में बना है। वैसे तो सरकार ने सर्कुलर निकलने के बाद में जो एरियर बनता था पेंशनरों का उनको दे दिया, लेकिन हो सकता है 1-2 पेंशनर इसमें 1-2% ऐसे बच गए हों जिनको ना मिला हो, और जिनको नहीं मिला है तो वो अपनी ग्रीवेंस CPG ग्राम में डाल दें। और इसे चेक करने का तरीका ये है, अपनी पासबुक चेक करें 2016 से लेकर 2021-22 तक। OROP के एरियर के अलावा जो आपकी बैंक की पासबुक में कुछ इकट्ठा अमाउंट आया होगा, आपका सर्कुलर नंबर 568 का ही एरियर होगा। अगर आपकी पासबुक में ये एरियर नहीं आया है तो आप CPG ग्राम में कंप्लेंट डालकर इसको क्लियर करें आपको एरियर क्यों नहीं दिया गया है। सैनिक भाइयों, इस एरियर से संबंधित कई जेसोज OR ने CPG ग्राम पर अपनी कंप्लेंट डाली हुई है। इसके उदाहरण मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सैनिक भाइयों, ये एक CPG ग्राम की कंप्लेंट है जो एक उसका उदाहरण है, और ये PCDA को डाली हुई। तो PCDA ने पेंशनर को इसका जवाब दिया हुआ है। क्या लिखा है जवाब में? पहले तो पेंशनर का नाम दिया गया है, उसका एड्रेस दिया गया है, उसका डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, फिर सब्जेक्ट में है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एरियर टर्म ऑफ दिस ऑफिस सर्कुलर नंबर 568 डेट 13/10/2016। इनका PPO नंबर दिया है, इनका अकाउंट नंबर दिया गया है। अभी इन्होंने अपना जवाब लिखा है रिफरेंस योर एप्लीकेशन। तो इन्होंने उस एप्लीकेशन का रिफरेंस दिया है जो CPG ग्राम से PCD इलाहाबाद को पहुंची है। विद रिफरेंस योर अबाउ कंप्लेंट इट इज इंटीमेटेड दैट इज पर रिकॉर्ड हेल्ड दिस ऑफिस योर रैंक ऑनरेडी नायक सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल 7 दिन, एंड यू आर सबमिट फॉर सर्विस पेंशन एट द रेट 5820 रुपये पर मंथ, वाइड अफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006 30/6/2009 एज पर ऑफिस सर्कुलर नंबर 568 13/10/2016। हाउएवर आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ स्क्रॉल रिवाइज फ्रॉम बैंक इज फाउंड दैट यू हैव ऑलरेडी बीन पेड एरियर फॉर द सेम अंडर ₹12,613 रुपये ऑन डेट 16/12/2016, और नीचे अकाउंट ऑफिसर ने अपने साइन किए हुए हैं। तो इसमें PCD ने यही जवाब दिया है जो इन्होंने सर्कुलर नंबर 568 के एरिया के बारे में कंप्लेंट की थी। तो इनको सर्कुलर नंबर 568 का एरियर मिल चुका है और 12,612 रुपये इनको दिए गए हैं पेंशन के एरियर के 16/12/2016 को। इन्होंने कंप्लेंट की है, लेकिन उससे पहले इनको एरियर दे दिया गया है। और सैनिक भाइयों, जिन पेंशनरों को लगता है कि उन्हें सर्कुलर नंबर 568 का एरियर नहीं मिला है,
तो वह अपनी बैंक की पासबुक चेक करें 2016 से लेकर और 2023 तक। उसमें कोई OROP2 के एरियर के अलावा कोई बड़ी एंट्री तो नहीं है। अगर कोई बड़ी एंट्री है तो वो उनका सर्कुलर नंबर 568 का ही एरियर होगा। और बैंक की जो पासबुक में एंट्री होती है उसमें अमाउंट के आगे ARR करके लिखा होता है एरियर को, तो आप उसको चेक करें। अगर आपको नहीं मिला है तो आप भी इस प्रकार से CPG ग्राम में अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, अगली खबर एंट्री लेवल पे एरियर से संबंधित है। तो क्या है ये एंट्री लेवल पे एरियर? जो भी पूर्व सैनिक 1/1/2006 से पहले भर्ती हुए हैं और 1/1/2006 में भी वे उसी रैंक में थे जिस रैंक में वे भर्ती हुए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सिपाही 1999 में भर्ती हुआ है और 2006 में भी वो सिपाही रैंक में है, तो उसको एंट्री लेवल पे लागू है। तो सैनिक भाइयों, 1/1/2006 के बाद में सभी रैंकों का नए एंट्री लेवल पे के हिसाब से उनका पेंशन फिक्स करा गया है। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे बच गए हैं जिनका एंट्री लेवल पे नहीं बढ़ाया गया है, उनको पुराने एंट्री लेवल पे के हिसाब से ही ये पे दिया जा रहा है। और जिन भी सैनिकों को एंट्री लेवल पे का फायदा नहीं मिला है उनको 1/1/2006 से लेकर OROP1 तक का एरियर उसका दिया जाएगा, क्योंकि OROP1 में सबकी पेंशन बराबर कर दी गई है, तो तब तक ही उनका एरियर बनता है। तो सैनिक भाइयों, एंट्री लेवल पे CPG ग्राम कंप्लेंट के मैं कुछ उदाहरण आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहला उदाहरण जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये एक CPG ग्राम की कंप्लेंट है जो 15 जनवरी 2024 को की गई है। जैसे कि इसका सब्जेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ एंट्री लेवल पे डायरेक्ट रिक्रूट्स इनरोल्ड पीरियड टू 1 जनवरी 2006। यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिनका हुआ है, सीधे भर्ती हुए हैं और इनको 1 जनवरी 2006 से जो एंट्री लेवल मिलना था उसके बारे में है। तो बढ़ते हैं लेटर में आगे। पॉइंट नंबर 1, रेफरेंस टू CPG ग्राम DOPDW 2024 दिसंबर 2023 एंड DOPEW 2024 6 जनवरी 2024। तो इन्होंने CPG ग्राम में 2 कंप्लेंट डाली हुई है। पहली कंप्लेंट डाली हुई है, दूसरा उसका अपील किया होगा, तो दोनों का हवाला इसमें दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, इट इज इंटीमेटेड दैट योर LPC शीट डेटा शीट along with original sheet rolls and supporting document in record office army number rank nayak forward PAO corps of signal for audit. It was found that their number change in basic pay during according your ELP case LPC copy attached. Hence, PAO Corps of Signal refunded the same with processing PCDA प्रयागराज फॉर कोरिजेंडम PPO। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने देखा इन्होंने एंट्री लेवल पे की एक कंप्लेंट डाली हुई थी और इन्होंने इनको यही जवाब दिया गया है, आपकी सीट रोल वगैरह जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आपके पे अकाउंटिंग ऑफिस को भेज दिया गया है और जल्दी ही आपके कोरिजेंडम PPO में आपका ये चीज़ एंट्री हो जाएगी PCDA प्रयागराज द्वारा। तो सैनिक भाइयों, अभी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो OROP2 की 4th इंस्टॉलमेंट से संबंधित खबर है। ये कुलदीप यादव जी ने हमें कमेंट किया है, मेरा 4th इंस्टॉलमेंट नहीं आया। तो जैसा कि सैनिक भाइयों आपसे भी जानते हैं, OROP की चारों इंस्टॉलमेंट 28 फरवरी 2024 तक सभी पूर्व सैनिकों को दी जानी थी कोर्ट के फैसले के अनुसार, और इनकी 28 फरवरी 2024 तक भी इनको 4th इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई है। तो इनको OROP2 की 4th इंस्टॉलमेंट ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है इनका डेटा भी स्पर्श पर ट्रांसफ़र हो गया हो, पहले ये बैंक से पेंशन ले रहे हों, CPPC से पेंशन ले रहे हों, पहली तीनों इंस्टॉलमेंट इनको CPPC से मिली हो। अगर इस कंडीशन में आपका डेटा स्पर्श में ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको समय लग जाता है अगली इंस्टॉलमेंट मिलने के लिए, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। पहली 2 इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद में मेरा अकाउंट स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गया तो मेरी 3rd इंस्टॉलमेंट लेट हो गई। तो इसके लिए मैंने PCDA इलाहाबाद के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि आपका डेटा स्पर्श में ट्रांसफ़र हुआ है और प्रोसेसिंग में है, तो आपकी 3rd इंस्टॉलमेंट में कुछ समय लग जाएगा। तो लगभग 15 दिन के बाद मेरी
3rd इंस्टॉलमेंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गई थी। अगर आपका भी डेटा इस पर्स में ट्रांसफ़र हुआ है तो आप थोड़ा सा देख ले 10-15 दिन के लिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप PCDA इलाहाबाद के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस पर्स पर भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी छोटी जानकारियाँ। मेरे द्वारा इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ आपको समय समय पर दी जाती है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें ताकि सभी पूर्व सैनिक इस प्रकार की जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। मिलता हूँ अगली वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।